कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करूं सर जिनमें ज़्यादा एक्शन आज के सेशन में दिख रहा है ना, तो उसमें हुनासा कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए हुनासा कंज्यूमर में 2% से ज़्यादा की मजबूती आज कमज़ोर बाजार में भी देखने को मिल रही है। अजंता फार्मा यहाँ पर भी करीब 2% के आसपास का अपमूव है। साथ ही साथ एनबीएफसी स्पेस से 2 स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स हैं इनफैक्ट, श्रीराम फाइनेंस, कैनफिन होम्स और जेम फाइनेंशियल। ये तीनों स्टॉक आज देखिए आज आपको मजबूत नजर आएंगे। और हिंदुस्तान कॉपर, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कॉपर की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी, कल मुनाफा वसूली थी, हिंदुस्तान कॉपर में आज करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ 500 के लेवल पर खरीदारी हुई है। और वॉल्यूम की कमी नहीं है, देखिए आज भी करीब 60 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, जबकि बाजार खुले हुए 3 मिनट के आसपास का समय हुआ है। तो सर हिंदुस्तान कॉपर में कल भी हमने देखा था सर 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल जो नेट टर्नओवर था ना, कल हमने इस स्टॉक में बनता हुआ देखा था। तो हिंदुस्तान कॉपर में सर कल के करेक्शन के बाद ये 1.5% के आसपास के अपमूव को मिला लें तो 500 रुपये के आसपास हिंदुस्तान कॉपर जो वेट कर रहे थे गिरावट का, या जिनको फोमो वाली फीलिंग थी, जिन्होंने मिस कर दिया, क्या ये लेवल सही है दोबारा एंटर करने के लिए या नई खरीदारी करने के लिए? मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अभी जो हिंदुस्तान कॉपर चल रहा है, तो आप अगर हम्म। देखें कॉपर का प्राइस देखेंगे तो 3% ऊपर खुला है सर, 1270 है। ऑलमोस्ट 3.11% कॉपर ऊपर खुला है सुबह सुबह। और चांदी भी सर 3% ऊपर खुला है, और इस वजह से हिंदुस्तान कॉपर में भी ये मूव आपको दिख रहा है। बट ठीक है। थोड़ा सा सेटल होने दें, उसके बाद देखें। ट्रेडिंग करना है तो जरूर करें, 475 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। तो लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो थोड़ा रुक जाएं, आप कह रहे हैं? जी जी, लंबी अवधि का करना है तो थोड़ा सा रुक जाए, क्यों ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है सर 330 से 520। अगर 1.5 महीने के अंदर आ रहा है कोई स्टॉक तो थोड़ा सा लेना रिस्क रिवॉर्ड में सपोर्ट नहीं करता। कल सर हमने देखा था ये जो मेटल से रिलेटेड प्लेज है ना, चाहे वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वाली कंपनीज हो या फिर ओवरऑल HEG ग्रेफाइट इंडिया जैसी, कल इनमें काफ़ी अच्छा मूव था। आज ये 2.5 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं। MMTC 2 दिन से काफ़ी अच्छा मजबूत हो चुका है, आज 0.4% नीचे है। 37 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। और एक GMDC भी है। चलिए मैं GMDC की बात बाद में करता हूँ, पहले जरा HEG और ग्रेफाइट इंडिया की बात करें सर। ये जो स्टॉक्स कल चले थे आज नीचे गिर रहे हैं, बस एडवेंचर हो रहा है कि FIs नहीं है, एब्सेंट है बाजार में, कोई भी कुछ भी कर रहा है? है, मैं तो ये चीज पहले भी बोल रहा हूँ, कुछ दिनों से वॉल्यूम कम रहेगा। बट हाँ। मुझे लगता है सर बहुत दिनों से एचईजी ग्रेफाइट ज्यादा चला नहीं है, तो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन है। अगर किसी अच्छा। को लेना है स्टॉक पे और करेक्शन में लेना चाहें तो ले सकते हैं। चार्ट वाइज भी ठीक लग रहा है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस जो होगा 530 का होगा। और ये स्टॉक एक बार 610 605 के ऊपर चेक करना स्टार्ट करे तो 650 से 700 का मूव आ सकता है स्टॉक पे। तो उसके हिसाब से स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। एक बार MMTC भी देखिए सर, ये कैसा लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसमें। तो एमएमटीसी हाई रिस्क ट्रेड जोन में है। ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड में रहता है हमेशा। जो जो ठीक है। थोड़ा सा कमजोर हार्ट के हैं वो दोनों आप ट्रेड करें इसमें, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है सर। तो अच्छा। तो इस स्टॉक पे अगर किसी को लेना है तो 55 का स्टॉप लॉस, मतलब काफी नीचे का स्टॉप लॉस है सर, वो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। फिर 55 से 60 लगा लीजिए मैक्सिमम, और उसके बाद इसको लीजिए। बट स्टॉप लॉस जरूर इसको जरूर रखें, बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक में ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर 55 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो ही आप इस स्टॉक में उतरें, वरना आपके लिए नाना है बिल्कुल। आप दूर रहिए इससे, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक दिखाइए, इन्होंने अपनी स्टॉक स्प्लिट की जो डेट का अनाउंसमेंट किया है ना, उसके बाद शेयर में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखिए मामूली सी गिरावट है 0.22% के आसपास की, तो ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को मिला नहीं है। ऊपर खुला था ये 2160 के आसपास, 2150, तो 10-11 रुपये, आधे परसेंट की एक रेंज है जिसके बीच में अभी तक पूरा जो समय है वो कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। तो सर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है, अभी वेट एंड वॉच ही करें इसमें। जी जी, कोटक महिंद्रा में ज्यादा, मैं जैसे मैंने आपको बताया पहले से, ये साइडवेज जोन है। जब तक एक बार 2300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये साइडवेज रहेगा। 100-150 पॉइंट के मूव मैक्सिमम हो सकता है, तो दिन के 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का मूव भी होता है। तो अभी तो एवरेज जोन में है, एक बार वो 2300 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है सर, मैं ना 4 स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ, धीरे धीरे उनके नाम बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक है पॉली मेडिक्योर, आज नहीं, इस हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ सर, ये स्टॉक नए 52 वीक लोज लगातार टच कर रहा है। आज भी 0.2% नीचे है, 1700 रुपये के आसपास इसका भाव आ गया। दूसरा नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये स्टॉक आज 469 रुपये तक पहुँच गया। तीसरा नाम है ACC का, वो मर्जर का अनाउंसमेंट जब से हुआ है अंबुजा के साथ,
उसके बाद से लगातार धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टॉक गिर रहा है। जिस दिन वो अनाउंसमेंट आया था आई थिंक 1746 या 1744 रुपये का लो टच किया था, आज ये 1718 रुपये पर आ गया, वहीं पे ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है। और तीसरा नाम है डिक्सन टेक का, ये भी लगातार पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे देखें तो स्लाइड ही कर रहा है नीचे की तरफ। ये 4 स्टॉक्स है सर जो आज अपने 52 वीक लो पर पहुंचे हैं। इन चारों स्टॉक्स में से कोई ऐसा नाम जो आपको वैल्यू प्रोपोजिशन के तौर पे लगता है अच्छा शेयर है, सस्ते में मिल रहा है, ले लेना चाहिए? सर डिक्सन से स्टार्ट करता हूँ। आपको याद हो एक दर्शक ने पूछा था, उन्होंने 2,500 में लिया था और उस टाइम पे 16,000 चल रहा था, क्या करें स्टॉक पे। मैंने उस टाइम पे भी बात की थी। अब इसमें प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है और एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। जिस तरह से वैल्यूएशन है, ईएमएस का जिस तरह से काम चल रहा है, यहाँ पर बड़ा करेक्शन आ सकता है और स्टॉक को 10,000 तक लेके आ सकते हैं। तो 15-16,000 के भाव से सर अभी 11,800 आ चुका है और मुझे लगता है अभी भी करेक्शन बाकी है और 10,200 तक का टारगेट मुझे स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है डाउन साइड में। तो इसको अभी भी अवॉइड जोन में रखें, लेने की जल्दी ना करें। ठीक है। एसीसी की बात करूं तो सर एसीसी अगर आपको याद हो अदानी ग्रुप का है और अदानी ग्रुप में मैं एक चीज बोलता हूं, अदानी पोर्ट के अलावा सारे स्टॉक को आप अवॉइड करके चलें, अभी तो ज्यादा ठीक रहेगा। 200 डे मूविंग एवरेज सर ये स्टॉक 2120 रुपए में तोड़ा था और उसके बाद से डाउन साइड है। अभी तो न्यूज अभी आया था, बट न्यूज जब तक पॉजिटिव नहीं होता सर, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट ना करे। तो ये ठीक काफी है। दिनों के पहले ही जो ये 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, जो है 16 दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं। 16 दिसंबर 2024 में 200 डे मूविंग एवरेज टूटा था, उसके बाद से ये कंटिन्यूअस डाउन साइड ही रेट कर रहा है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक को पूरी तरह से अवॉइड करें। अभी के लिए भी लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा स्टॉक को, जब तक अप मूव ना दिखाए न्यूज, खाली न्यूज बेस पे स्टॉक बाई ना करें। दूसरा स्टॉक तो ये था सर। तीसरा स्टॉक का नाम बताएंगे सर एक बार? पॉली पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर और एक हैप्पीएस्ट माइंड। या पॉलीमेट की अगर बात करें सर, पॉलीमेट भी वही 200 डे मूविंग एवरेज तो काफी पहले आई बिलीव ये तोड़ा था सर जून 2025 में 2290 रुपए में। वहां से 2290 में अगर कोई बेच दे तो ही 500 रुपए बच गया सर। तो वहां से करेक्शन अभी भी चल रहा है और यहाँ पर भी प्योरली अवॉइड जोन में ही रख रहा हूं मैं। स्टॉक को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अभी तो जल्दी होगी स्टॉक पे लगाने के लिए। और हैप्पीएस्ट में सर वापिस वो आईटी सेक्टर से आ रहा है, जहां पर मैं बुलिश नहीं हूँ। आईटी सेक्टर में कई बार मैंने बात की है, आईटी सेक्टर में अभी भी दूर हैं। एक दो स्टॉक जो एलटीटीएस की मैंने बात की थी या एचसीएल टेक की बात की थी, एक दो स्टॉक अगर छोड़ दूं तो आईटी सेक्टर में भी मुझे कोई ज्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहा कमिंग मंथ्स। ठीक है। परफेक्ट है। तो ये होगी इन चारों स्टॉक्स की बात जो कि 52 वीक लो के आसपास है। इनमें आपको एडवेंचर नहीं करना चाहिए, यही फिलहाल व्यू निकल के सामने आ रहा है। कुछ एक स्टॉक और देखिए सर, एक ना इंडो काउंट देखिए आप। इंडो काउंट में क्या है ना, इंडो काउंट का जरा आप मुझे 1 महीने का चार्ट दिखाइए। इंडो काउंट में भले ही बाजार कमजोर है ना, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है सर, अप मूव दिखा रहा है। बाजार में प्रेशर आता है, बाजार हाई लेवल से थोड़ा सा फिसलता है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी दिखता है। लेकिन ओवरऑल जो टेंडेंसी है ना स्टॉक की सर, वो यही दिखा रही है कि शायद ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा है। एंड मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक सस्टेन बेसिस पे 300 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, मैं अवॉइड जोन में रखूंगा। ये भी सर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 290 इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है और वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अभी तो अवॉइड जोन में रखेंगे। इसका मेन मूव जो स्टार्ट होगा सर 325 330 के ऊपर होगा, तो काफी दूर है। तो अभी तो स्टॉक को मैं अवॉइड जोन में रखूंगा सर। ये फाइनेंस सेक्टर में आता है और बड़े बड़े एस इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक है, तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा। ये स्टॉक बड़े बड़े एस इन्वेस्टर के पास है। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, पर अपसाइड अभी नहीं दिख रहा है, कम से कम 1 1.5 महीना 2 महीना। एक बार ये मूव चालू हो जाए 300, मैं 325 में ज्यादा कंफर्टेबल हूं सर 260 के मुकाबले। ठीक है। एक स्टॉक सर और है इंडो काउंट जैसा ही, वो है HFCL। लंबा अंडर परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का सर, 1 महीना देखिए, 6 महीना देखिए, YTD देखिए, स्टॉक आपको नीचे ही नजर आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही नजर आएगा अगर आप जितना लंबा चार्ट करते जाएंगे। अब सर पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, 2 दिन में जबरदस्त मूव इसमें बना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, अब पता नहीं इसको हाईलाइट कराने की कोशिश की जा रही है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है सर। आज भी जो 2.25% के आसपास का अप मूव है ना इस स्टॉक में सर, उसमें 1,52,99,000 ऑलमोस्ट 1,53,00,000 शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है सर। ये कुछ बड़ा होने की तैयारी है या फिर केवल डेड कैट बाउंस है?
सर मैं 2 चीज़ बात करूँगा। पहला जो है, अगर मेरा एक जो फ़ॉर्मूला है 200 डे मूविंग एवरेज, उसको कोई फ़ॉलो करता है, तो आप ध्यान से देखोगे स्टॉक पे और कोई लगा के देखें तो 120 में दिसंबर 2018 में ये स्टॉक निकल गया सर। ठीक है। वहाँ से स्टॉक आधा हो चुका है। जस्ट अवॉइड, आपको अगर 200 मूविंग एवरेज से ना लो, तो आप कितना पैसा बचा सकते हो वो देख लो आप। जब 120 में टूटा दिसंबर 2024 में, उसके बाद से ही ये स्टॉक वहां से और डाउन आधा हो गया सर। पहला चीज तो ये। दूसरा, अगर मैं स्टॉक की बात करूं, तो अगर आप मंथली चार्ट में जाओगे और देखोगे, तो ये सर 2007 का जो भाव था वो भाव है आज के दिन पे एचएफसीएल में। 2007-8 में जो रैली आई थी, उस टाइम पे जो हाई बना था, उस भाव में आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 17-18 साल के बाद। तो कोई रिटर्न सर 1 साल 2 साल नहीं सर, 17 साल से नहीं बना स्टॉक पे। दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर बात करूं, तो अभी के लिए मुझे ये स्टॉक अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं स्टॉक को बुलिश हूंगा 80 के ऊपर, 80-82 के ऊपर। तो अभी तो वेट एंड वॉच है, कब चलेगा बोलना मुश्किल है। तो अभी तो मैं इसमें कोई भी गैम्बलिंग करना पसंद नहीं करूंगा। ओके, ठीक है, तो फिलहाल दूर ही रहें। ये स्टॉक के लिए ज़्यादा बेटर है जब तक 80 रुपये का लेवल इसमें पार नहीं हो जाता। एक स्टॉक और है सर, उस पर डिस्कस करके फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। इनफैक्ट 2 स्टॉक हैं, एक नहीं 2 है। एक है वेदांता और दूसरा है सर हिंदुस्तान जिंक। ये दोनों स्टॉक सर हाई लेवल से ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है। कल हिंदुस्तान जिंक में हमने 6% का हाई लेवल से ड्रॉप देखा था। वेदांता भी 620-625 आई थिंक होकर आया है, अगर मुझे सही याद है। तो इस करेक्शन के बाद सर दोबारा एंट्री अगर किसी को करनी है तो सही लेवल है सर, 616 तक गया था ये वेदांता। अभी सर 1-2 दिन वेट एंड वॉच रखें। मेरा मानना है थोड़ा बहुत और करेक्शन बाकी है सिल्वर में। और अगर वैसा कुछ होता है, कॉपर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हो सकता है वेदांता और जिंक में, हिंदुस्तान जिंक में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। जो हमारा टारगेट था दोनों का अचीव हो गया सर। ये हमने लास्ट टू लास्ट वीक बात की थी, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों के बारे में। दोनों ही 520-530 चल रहे थे। अगर आप थोड़ा सा मंथली चार्ट में देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा जब 14-15 दिन पहले क्या भाव था। उस टाइम पे हमने बात की थी 520-30 में, हिंदुस्तान जिंक हो या वेदांता हो। वहां से ये मूव 100-150 पॉइंट का आ गया है, और ट्रेडर्स के लिए और प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है सर। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है ट्रेडर्स के लिए, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के चलें। चलिए सर, मैंने एक ही स्टॉक कहा था, लेकिन एक स्टॉक ना दिखा रहा है कि शायद कुछ रिकवरी के मोड में है, और वो है RVNL का। RVNL देखिए सर, लो लेवल से कुछ रिकवरी दिख रही है। कमज़ोरी के साथ शुरुआत हुई थी। कुछ रेलवे स्टॉक्स ऐसे हैं सर जहाँ पे दोबारा ये करेक्शन के बाद या मुनाफा वसूली के बाद ना लो लेवल से कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। RVNL हुआ, या फिर एक स्टॉक और दिख रहा था, आई थिंक IRFC था, या कौन सा स्टॉक था जो कि लूजर्स में था, और बाद में वो हल्की सी मजबूती वहाँ पर बनती हुई दिखी है। तो सर ये IRFC या फिर ये RVNL, इनमें कुछ दिख रहा है सर पोटेंशियल लो लेवल से, या कोई और रेलवे स्टॉक में? आरबीएनएल ट्रेडिंग के लिए लिया जा सकता है, बट थोड़ा सा वेट करके लें आरबीएनएल को। ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अगर ये स्टॉक आज के दिन पे 372 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो आज का दिन का हाई है, जो ऑलरेडी खुला, जिस भाव में खुला था उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो इसको लीजिए। स्टॉप लॉस लाइए 361 का, और मुझे लगता है 385 से 390 तक जा सकता है। बट कंडीशन एक ही है, 370 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए, 71 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। वो अभी होते हुए नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके सर। वोडाफोन आइडिया में कल हमने देखा लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, केवल इसी एंटिसिपेशन में कि कुछ यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिख सकता है, या फिर कोई बड़ा राहत पैकेज इनके लिए आ सकता है। कल हमने देखा सर, कल स्टॉक में 11 रुपये 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई। आज फिर से 12 रुपये 3 पैसे। ये 12 रुपये 3 पैसे ना सर, मल्टीपल टाइम्स मैं देखा हूँ सर स्टॉक इसके आसपास अटकता हुआ दिखा है। तो ये 12 रुपये 3 पैसे का कड़ा रेजिस्टेंस बन गया इनके लिए। जब तक न्यूज़ नहीं आ जाएगी तब तक लेवल पार नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा था कि अब लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सर अब मैं तो भी होल्ड करके रखा हुआ हूँ, और अपने क्लाइंट्स को भी बोला है लेने के लिए। और साथ में आपके दर्शकों को भी 9 रुपये 75 पैसे 9 रुपये 80 पैसे से बाइंग करने की बात की थी, और 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस था। और लास्ट टू लास्ट वीक आई बिलीव हमने स्टॉप लॉस बढ़ा के 10 रुपये 75 पैसा भी कर दिया था आपके यहाँ, बोल भी दिया था। जब तक 10 रुपये 75 पैसा होल्ड है, हम उसको होल्ड कर रहे हैं। मूवमेंट मुझे लगता है 1-2 दिन का साइडवेज जरूर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 20% चल चुका है। 9 रुपये 75 से 12 रुपये तक, तो 20-22% का
रिटर्न मूव आ चुका है, थोड़ा सा साइडवेज है, साइडवेज से वापस इसमें अप मूव आ सकता है और मेरा अल्टीमेट टारगेट 30 रुपए 35 रुपए तक जा सकता है स्टॉक। बट हाई रिस्की ट्रेड है, जब मैंने पहले भी बात की है, बहुत रिस्की ट्रेड है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 30 से 35 रुपए का टारगेट अभी भी इस स्टॉक को लेकर इंटैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि बाजार में आप देखें तो बाजार ने तय कर लिया है कि उसे नीचे ही जाना है, नीचे का ही रुख देखने को मिल रहा है और कमजोरी बढ़ गई है। इनफैक्ट हमने 25,900 का लेवल तोड़ा है आज और 57 पॉइंट नीचे अभी फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आएगी और 250 पॉइंट नीचे आपको फिलहाल निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और पांचवा दिन लगातार है जब हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज नीचे की तरफ यानी कि कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में एफआईएस की जो बिकवाली या लोग कह रहे हैं कि एफआईएस एब्सेंट है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली तो प्रेजेंट है अभी भी और वही कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर हावी होती हुई दिख भी रही है। तो फिलहाल के लिए बाजार में किसी भी तरह का कोई भी लोअर लेवल्स पे खरीदारी का अटेम्प्ट ना करें, एडवेंचर ना करें, यही ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमें राय दे भी रहे हैं। पहला सवाल ले रहा हूँ सर मैं, पूनम राजहंस जी का है, हमारी प्राइम मेंबर है, कहनी है गुड मॉर्निंग संदीप सर एंड लोकेश सर, एमएनएम फाइनेंस में एंट्री का लेवल सजेस्ट कीजिए और जायसवाल निको इंडस्ट्रीज पर व्यू दीजिए प्लीज। एमिनेम फाइनेंस सर मेरे हिसाब से एंट्री लेवल एकदम सही जगह पे है, 390 यहाँ पर लिया जा सकता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है सर स्टॉक पे। यस, तो अभी 60% ले लीजिए, किसी वजह से आपको 360 350 मिलता है जो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वहां पर 40% और लीजिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को अगर आप 3 से 6 महीने रखते हो तो 450 से 500 रुपए तक का मूव इस स्टॉक पे आ सकता है सर। और जायसवाल एक निको? डिस्क्लेमर है सर, हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अच्छा, 330 340 रुपए से हम लेके रखे हुए हैं। ठीक है। और जायसवाल निको? जायसवाल निको बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये भी मेटल सेक्टर से आता है, 86 87 रुपीज के करीब चल रहा है। इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, बेहतरीन अपमूव स्टॉक में भी आना चाहिए। और ज्यादा सर टारगेट और स्टॉप लॉस मैं दे नहीं पाऊंगा स्टॉक पे, बट मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। आईईएक्स इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जरा इसका चार्ट देखिए सर। विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मेरे पास 120 शेयर हैं 145 के रेट पर। यूं है विजय लक्ष्मी जी, स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन फंडामेंटल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी कुछ स्टॉक अच्छा होता है और ये स्टॉक अच्छा होता है और गवर्नमेंट आती है और कुछ ना कुछ कमेंट करके स्टॉक को वापस लेके आ जाता है, तो जहां पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ही हाँ हाथ रहता है स्टॉक को डाउन साइड करने का, उस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें। अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज के लॉजिक को भी देखूं सर, ये स्टॉक 190 में 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, उसके बाद से कभी ये इसके ऊपर गया नहीं, तो अभी तो एफर्ट जोन में रखें, आपकी ज्यादा लॉस नहीं हुआ, आपका 140 में लिया हुआ 132 ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। नैन्सी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग, अदानी पोर्ट्स 1510 रुपये पर लिया है, कहाँ तक नीचे आ सकता है फिर ऐड करूं? इनको और ऐड करना है सर, इन्होंने 1510 पे लिया है, कह रही हैं कि कहाँ तक गिरेगा ताकि मैं नीचे लोएस्ट पॉइंट पे जाके, लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके इसको एवरेज करूं। और दूसरा, बेलराइज का टारगेट क्या रखूं? इनके पास बेलराइज का शेयर भी है सर, इन्होंने हाल फिलहाल डिफेंस स्पेस में एंटर किया है, पिछले हफ्ते की खबर है, उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देखा था। तो ये पूछने की ये कहाँ तक जा सकता है बेलराइज? सर पहले अदानी पोर्ट की बात करूं तो अदानी पोर्ट 1460 रुपए में अच्छा लग रहा है, बट अगर डाउन साइड ही देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज सर इसका जो है 1400 रुपए के करीब है, अगर 1400 के 5 1410 मिलता है तो वो एक लुक बहुत ही बेहतरीन बाई लेवल होगा अदानी पोर्ट के लिए, एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा लेवल है, तो मुझे नहीं लगता वहां तक स्टॉक आएगा अभी इतनी जल्दी, कोई मुझे दिख नहीं रहा। अगर एवरेज ही करना है तो 1410 1415 का इंतजार करें। अब बेल राइस की बात करें सर, बेल राइस हमारे दिवाली पिक में भी था, 150 155 से हमने दिवाली पिक में स्टॉक को दिया था, आपके चैनल में भी बात की थी, और मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। इसका सपोर्ट जोन बहुत अच्छा है सर, 160 155 के बीच में, जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है मुझे लगता है स्टॉक को आपको होल्ड रखना चाहिए, ना कि टारगेट रखना चाहिए। टारगेट ना रखें स्टॉक पे, होल्ड रखें, मुझे लगता है ये स्टॉक धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहे, मान लीजिए 205 210 होता है तो वापिस किसी से स्टॉप लॉस पूछ लीजिए, अभी जैसे 155 160 का स्टॉप लॉस है जो अपना बाइंग प्राइस था दिवाली के टाइम पे, मुझे लगता है ये स्टॉक सर 6 12 महीने के अंदर 250 पौने 300 तक भी जा सकता है। 250 पौने 300 भी जा सकता है, 250 से 275, ये 6 महीने में सर? 6 से 12 महीने के बीच में। 6 से 12 महीने,
ठीक है, परफेक्ट है। तो इस पे टारगेट वैसे तो ना ही रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले, और 6 से 12 महीने अगर आप होल्ड कर लेती हैं नैन्सी जी, तो फिर इसमें टारगेट 250 से 275 तक के भी आ सकते हैं। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी किसी एक्सपर्ट से, तो उन्होंने 190-200 रुपये तक की बात की थी। अब इस पे नए लेवल्स आ चुके हैं, 250-275 पहली बार है जब ये लेवल्स बेल राइस को लेकर आए हैं। तो लिस्टिंग हुई थी, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद भी पैसा बन रहा है लोगों का, और यहाँ पे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, बशर्ते कोई यहाँ पे 6 से 12 महीने का अगर नज़रिया लेके चलता है। तो डेली लाइफ यानी कि पुष्पा जी ये कह रही हैं कि रेलवे में क्या करें, क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री ले लेनी चाहिए अभी क्या, जैसे मैंने आपको सर पूछा भी था। सर रेलवे और डिफेंस स्टॉक पे मैं ये सलाह दूंगा, ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, मूवमेंट जरूर आएगी, बट वो 2 3 4 दिन की आएगी और एक दिन में आपका स्टॉप लॉस लग सकता है या डाउन साइड जा सकता है। तो जब भी जो स्टॉक पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में स्पेशली, और कमोडिटी में, आपको स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज बड़ा लॉस हो सकता है। अच्छा, मूव तो आएगा ठीक सर, है। बजट से पहले मूव आएगा, कई बार मूव आएगा। मगर अभी सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करूं, सेक्टर अपवर्ड मूव में नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव आएगा। अभी भी देखोगे लास्ट एक महीना में रेल विकास 310 315 से 370 चल रहा है सर। तो मूव तो आया है, और मूव और भी आ सकता है। टीटागढ़ देखेंगे तो 730 से 900 रुपये पहुंचा है सर। एंड तो इन शॉर्ट मैं जो बात कर रहा हूँ, मूव आएगा बजट रिलेटेड, ट्रेडिंग वाला मूव है, इन्वेस्टमेंट वाला मूव नहीं है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर स्वप्निल जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज गेट मी व्यू ऑन पैरादीप फॉस्फेट, बाइंग प्राइस 176, 300 शेयर हैं सर, 176 रुपये के रेट पर लिए हूँ। 100 176 रुपये के रेट पर सर 300 शेयर हैं, 176। आपका भाई भाव भी आएगा और उसके ऊपर भी जाने का पूरे पूरे चांसेस हैं। 200 डे मूवी का इसको अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 155 150 का होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लगता है आपका भाव भी आएगा। एक बार ये स्टॉक सर 170 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 200 प्लस मुझे आते हुए दिख रहा है सर स्टॉक पे। तो होल्ड करें स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, होल्ड करें, आपका लेवल भी आ जाएगा और आपका यहाँ पे मुनाफा भी बन जाएगा। तो इसलिए स्वप्निल जी आपके लिए राय यही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। सिद्धार्थ नाथ जी, काफ़ी दिनों के बाद इनका सवाल आया, कह रहे हैं नमस्ते संदीप सर, लोकेश सर। सर POCL आपके वाला स्टॉक जो आपने रिकमेंड किया है नीचे में 740 पे पहली बार, पॉन्डी ऑक्साइड TD पावर सिस्टम बाय करना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि बाय लेवल बताइए और मिड टर्म का टारगेट बताइए मुझे। पॉन्डी ऑक्साइड मैंने एक चीज जरूर बोली है कि 22,740 में, बट अभी अगर 1460 की बात करें, 5 दिन पहले भी सर ये 1280 1260 था। तो ये 150 200 पॉइंट का ऊपर नीचे जरूर होगा। तो वो अगर आप झेल सकते हो तो ही पॉन्डी ऑक्साइड में इस भाव में लेना चाहिए। कभी भी ये 1250 1260 आ सकता है, वो मान के चलिए। तो अभी अगर 100 रुपया लगाना है तो 50 रुपया अभी लगाइए। 50 रुपया 1270 1300 रुपए तक के बीच में अगर मिलता है किसी वजह से तो लीजिए। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा स्टॉक पे, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं। मुझे लगता है 6 12 महीना में ये स्टॉक 1800 से 2000 रुपए तक जा सकता है, जो हमारे रिकमेंडेशन से 3x हो जाता है। 6-12 महीने में पॉन्डी ऑक्साइड 2000 आपको जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। तो सर एक इन्होंने, अच्छा दूसरा TD पावर सिस्टम है। बेहतरीन कंपनी है, मूव ठीक है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग से देखने को मिली है, 800 850 के लेवल से आपको 700 के रुपए का मूव देख रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को एक्युमुलेट करने का। मेरे हिसाब से स्टॉक को एक्युमुलेट किया जा सकता है इस लेवल पे। पहला स्टॉप लॉस जो होगा वो 640 650 के करीब रखें। बट मुझे लगता है ये स्टॉक 850 900 पहला टारगेट है। उसके बाद वापिस किसी भी एनालिस्ट से वापिस इसका स्टॉप लॉस रिवाइज करा लें। बेचने की जल्दी ना करें, इसका ट्रेल करते रहें स्टॉप लॉस को, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, प्रदीप बलोटिया जी कह रहे हैं सर, हमारे प्राइम मेंबर हैं, कि मेरे पास हाउसिंग बजाज, अच्छा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 127 पर है। JP पावर इनके पास है सर, 22 रुपये का लिया हुआ है। कह रहे हैं कि कैन आई शिफ्ट इनटू VIP इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म। जैसा आपने कहा भी था सर, 1000 रुपये का टारगेट मुझे याद है VIP इंडस्ट्रीज़ को लेकर। अब ये पूछ रहे हैं कि बजाज हाउसिंग और JP पावर, आई थिंक ये दोनों से निकलना चाहते हैं, क्या दोनों में से निकल के VIP इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो जाएँ? सर बजाज हाउसिंग आपको याद हो कई बार हमने सेल का ही टारगेट दिया, बजाज हाउसिंग और
जियो फाइनेंस, जेपी ये जेपी दो पावर। स्टॉक पे हमने कई बार बात की है। ये सिर्फ हाइप के चक्कर में, प्रोमोटर के वजह से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे थे, और इसके ही मुकाबले दूसरे जो स्टॉक्स हैं काफी वैल्यूएशन, रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको मिल रहा था। तो इस दोनों स्टॉक से अवॉइड की बात कई बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, तो अभी तो इसमें अवॉइड करें। वीआईपी की बात करें, वीआईपी हमने हाई रिस्क ट्रेड की बात की थी। अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे आपको बड़ा मूव आ सकता है, हमने ये बात की है। तो वो रिक्सी ट्रेड अगर आपको लेना है तो इसमें आप ध्यान रखा जा सकता है, बट उसका भी व्यू पॉइंट 3 साल का था सर। एक साल में ये 1,000 रुपये नहीं आएगा, 3 से 4 साल लगेंगे 1,000 रुपये आने में। तो हाँ, वो अगर लॉन्ग टर्म आपके ही पूछा दिमाग है में सर है, और इन्होंने। हाँ जी, लॉन्ग टर्म ही पूछा है सर इन्होंने। धीरे धीरे अकोमोडेट किया जा सकता है वीआईपी में, बट एक बार ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करें 435 440 के ऊपर, तो और भी कन्विक्शन और बढ़ जाएगा स्टॉक पे। तो अभी 50% लें, 50% 440 450 के ऊपर लें। अच्छा, मतलब अभी ले लें, और थोड़ा और ऊपर आएगा तो कन्विक्शन और बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे आप उसमें और लेते चलिए। तो कम से कम 3 से 4 साल का व्यू लें। सर, सवाल इनका ये था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और जेपी पावर से निकल कर वीआईपी में शिफ्ट कर जाएं। तो वीआईपी में शिफ्ट करना है वो ठीक है, लेकिन क्या ये जो घाटा हो रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और जेपी पावर में, क्या वो घाटा बुक कर लें? करूं, मेरे पास अगर ऐसा कुछ होता और मैं क्या वीआईपी में जाता, तो मैं नहीं जाता। बजाज हाउसिंग और जेपी में जरूर बेच देता, और मैं दूसरे फाइनेंस कंपनी में देखता जहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है पैसा बनाने का, या जो हमने बेल राइस की बात की वहां पर पैसा बनाने का ज्यादा चांसेस है। तो मैं वहां पर ज्यादा, वीआईपी हाई रिस्क ट्रेड होता है, हाई रिस्क में नहीं जाके मैं पॉन्डी में ज्यादा कॉन्फिडेंट है मेरे लिए, या कैनन ठीक है, बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा कॉन्फिडेंट है मेरे लिए, वहां पर ठीक है, पैसा लगाता परफेक्ट हूँ। है, परफेक्ट है, ठीक है, ओके। तो ये बात होगी इनके सवाल की। इसके अलावा कुछ और प्राइम मेंबर्स के सवाल मैं ले लूँ, फिर कुछ बाकी जो नॉर्मल मेंबर्स हैं उनके सवाल लेने की कोशिश करूँगा। आज एक लिस्टिंग भी होनी है, तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी हमें समझना है। एक सर एटीजीएल का चार्ट देखिए, अदानी टोटल गैस का। नितेश सारंगी जी कह रहे हैं कि इनके पास 617 रुपये का रखा हुआ है। कौन सा सर? अदानी? एटीजीएल, अदानी तो टोटल गैस। सर काइंडली फॉलो 200 मूविंग एवरेज, आपके लिए बहुत आसान होगा। 3,000 में निकला है सर ये स्टॉक मूविंग एवरेज से, उसके बाद से 560 पे चल रहा है, और अभी भी उसके ऊपर कभी भी सही से ट्रेड किया नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक को अभी भी, अब वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा हो गया है सर। तो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, आपको अगर होल्ड करके रखना है तो होल्ड कर सकते हैं, बट अप मूव कब आएगा बोलना मुश्किल है। ठीक है, अवॉइड करें। मतलब सर इनका घाटा हो रहा है, मतलब मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा था कि अगर ये अब घाटा बुक नहीं भी करें या फिर नहीं एग्जिट करना है, तो कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए इनको। सर घाटा, आप स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए क्योंकि डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। फिर भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है, उस केस में स्टॉप लॉस आप 540 या 530 का लगा ले। बट मेरे हिसाब से आप अब स्टॉक को होल्ड रखें। टाइम लगेगा बट आपका भाव आ जाएगा, टाइम जरूर लगेगा। स्टॉक में अभी भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ स्टॉक पे। सर आप क्या एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं क्या? क्यों सर? ये कोई हमारे दर्शक है, कह ऐसा रहे क्यों हैं कि पूछा आपने? नेपच्यून। हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, मकवाना, अवनीत अवनीत मकवाना जी, आई थिंक। ये कह रहे हैं कि नेपच्यून का क्या होगा। अब सर मैं नेपच्यून अगर देखूँ ना सर, तो नेपच्यून के नाम से 3-4 कंपनियां हैं। पेट्रोकेमिकल्स है, नेपच्यून लॉजिटेक है, नेपच्यून एनर्जी भी है एक। तो सर इनमें से मैंने नेपच्यून पेट्रोलियम करके देखा तो कोई शेयर नहीं दिख रहा है, एनर्जी का करके देखा तो भी कोई शेयर नहीं आ रहा है सर। एक लॉजिटेक बचा है, वो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर नेपट्यून के, हाँ नेपट्यून लॉजिटेक जरूर है सर, 78 रुपये का प्राइस है। अब इन्होंने नेपट्यून पूछा है, तो अब ये शेयर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर ग्रह के बारे में पूछ रहे हैं? ग्रह की बात कर लेते हैं सर। मैं मानता हूँ ग्रहों को एंड अच्छा, उनके चालों को, बट मेरे को समझ में नहीं आता, अच्छा, मुझे एनालाइज करना नहीं आता। बट मेरे कुछ अच्छा, एक दो फ्रेंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं ग्रह को देख के, अच्छा, और बहुत अच्छा करते हैं।
तो उनसे मैं बात करता रहता हूँ, तो समझता हूँ। तो अभी उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया 2026 अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक नंबर का साल है, गुरु का है, और गुरु का भी एक बहुत अच्छा इसमें स्ट्रांग पॉइंट है। तो कुछ कुछ राशि के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में 2026 मार्केट के लिए भी ठीक ठाक रहना चाहिए उनके हिसाब से। तो हमने बात की थी, कल परसों ही मैंने बात की थी, तो वो ये चीज बता रहे थे। बट मैं ज्यादा समझ में नहीं आता, बट मैं मानता जरूर जे ये करता है, बट मेरा एक्सपर्टीज इसमें है नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब एक नंबर का साल है ये आप कह रहे हैं? जी, 26 काउंट करोगे तो एक नंबर आता है। तो उनके नंबर से एक नंबर, और एक नंबर बहुत अच्छा करता है मार्केट के लिए। 2026 का अगर ऐड करोगे आप, तो एक आता है। 2 2 4 6 10, 1+0 1। तो सर क्या और बोला और लास्ट ईयर उन्होंने? 2025 से सर 9 नंबर था। 9 नंबर हाँ, मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत उथल पुथल रहता है। और उनके हिसाब से, और वो उथल पुथल रहा भी। वो मुझे स्टार्टिंग में ये चीज जनवरी फरवरी में बोला था उन्होंने, उथल पुथल हाँ, हाँ। रहेगा। एंड अच्छा। रहा भी। पूरा साल ही उथल पुथल रहा, 9 नंबर। और एक नंबर आप बोल रहे हैं वो ठीक ठाक रहना चाहिए। अच्छा, जितनी उम्मीदें थी ना सर 2020 को लेकर, 2025 को लेकर, ये जो थोड़े हाइप्ड होते हैं जो, या फिर थोड़े से जो बड़े नाम होते हैं, बड़े इसलिए कि मतलब 2020 हुआ तो एक बड़ा पड़ाव सा होता है, 2025 हुआ, लोगों को बड़े कनेक्ट करते हैं ऐसे साल। लेकिन इन्होंने ज़्यादा पेन इन्हीं इन्हीं सालों ने दिया है, 2020 और 2025 नहीं। सर, आपने जब ये डेटा छेड़ा, तो मैं एक डेटा के बारे में बात करता हूँ। शायद हाँ, आपके साथ किसी ने कभी बात की हो, या किसी और ने बात की हो, आई डोंट नो। बट मैंने हाँ। ये ऑब्जर्व किया है। सर, 1992 लिप ईयर, उसके 8 साल बाद। एंड साथ में दो चीज बात करूंगा। साथ में फरवरी मंथ, जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था फरवरी में स्टार्ट हुआ था। सन 2000 आईटी आईटी का प्लस। 1992 हम्म। वो हर्षद मेहता था। 2000 जो था वो आईटी बस था। फरवरी मंथ से ही वो करेक्शन स्टार्ट हुआ। 2008 वर्ल्ड में क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था, वो भी फरवरी से स्टार्ट हुआ। वो भी लिप ईयर, वो भी 2008। फिर 2008 के बाद 2020 में हुआ। ये 8 साल का गैप हट के 12 साल में हुआ 2020 पे। जो फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो। एंड देन अब मुझे लगता है 2028 एक बार ध्यान रखना चाहिए। तो 2027 अक्टूबर नवंबर तक जबरदस्त मार्केट चलेगा। हम्म। उसके बाद एक बार मैं तो सर साइडवेज चला जाऊंगा मार्च तक। अब हो सकता अच्छा। है मैं 60-70% पोर्टफोलियो बेच के बेच जाऊं। हम्म। जो डेटा बता रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हर 8 साल में एक बड़ा 50-60-70% का करेक्शन निफ्टी में आता है, तो स्टॉक वाइज 70-80%, 90% उड़ जाता है। ऐसा मौका हो सकता है 2028 में आ जाए। और उसके हम्म। लिए जो प्री डिफाइंड कंडीशन है वो दिख रहा है। यूएस का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है दुनिया मार्केट में, वही गोल्ड दिखा रहा है। तो एक बार के लिए मुझे लगता है वर्ल्ड मार्केट में जो इशू आ सकता है वो वहां से आ सकता है। आई डोंट नो कहां से क्या आएगा। सर, ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। मैं तो जस्ट डेटा बता रहा हूँ। 1992, 2000, 2008, 2020, 2016 में भी हुआ था सर, थोड़ा बहुत। बट 2020 एंड 2000 बाद में 28, तो ये सारे के सारे लिप ईयर है। सारे सारे 8 साल के गैप में आ रहे हैं। एंड सारे के सारे फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ हुआ है। तो एक डेटा, हम्म। 5 डेटा बताता है, और 5 डेटा को मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। जो 4-5 बार जो चीज हुआ है, तो छठी बार क्यों नहीं हो सकता। तो ध्यान रखा जा हिस्ट्री सकता है इस स्टॉक, इस डेटा को। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? जी सर, आई डोंट नो होगा नहीं होगा। बट वो होने से पहले एक जबरदस्त मार्केट में रैली भी आता है। 1992 होने से पहले 91 और 89, 90 और 91 में जबरदस्त रैली आया था। 2004, 2005, 2006, 2007 में जबरदस्त रैली आया था। 2017, 2018 में ठीक ठाक रैली आया था, फिर 20 का करेक्शन आया। हम्म। अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर जबरदस्त रैली आता है 26 और 27 में, तो एक बैक, अगर 30-30% सीएजीआर मान लीजिए निफ्टी रिटर्न दे देता है, तो एक बैकड्रॉप बन भी जाता है बड़ा करेक्शन का। अब वो मे बी 2028 में हो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2028 हो सकता है कि बड़ा गिरावट का साल हो, जैसा आंकड़े बताते हैं, जैसा हिस्ट्री बता रही है। तो 20 के बाद हो सकता है कि 28 में एक बड़ा गिरावट का साल हो, और हर 8 साल में होता है, हिस्ट्री बताती है कि हर 8 साल में बाजार में एक बड़ा करेक्शन आता भी है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, फोकस में रखना चाहिए। अभी 2 साल दूर है, लेकिन फिर भी थोड़ी प्लानिंग रखिए, क्योंकि अल्ट्रा लॉन्ग टर्म जो प्ले करते हैं उनके लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, या फिर एक्शन पॉइंट है
जिसको आप एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो छोटी अवधि की ही पोजीशन को केवल प्लान नहीं करना होता, लंबी अवधि की पोजीशन को और भी ज़्यादा प्लान करना होता है। जब वो 8 साल का डेटा आपके सामने आ रहा है, तो आप अगर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म भी है, अगर आपके उस समय यानी कि 2028 में 2 या 3 साल हो रहे हो और आप 5 साल के इन्वेस्टर हो और उस समय बड़ा फॉल आ जाए, तो फिर आपके लिए क्या होगा? फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी आपका पैसा फिर टूट सकता है। तो इस चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए। डेटा पॉइंट्स जो होते हैं ना, बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं उसमें। उस हिसाब से आपको इस डेटा पॉइंट को जरूर अपने जहन में रखना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते सर, ये सुशील जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर हैं और बहुत ही अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये कह रहे हैं कि सर फोर्स मोटर्स में बुलिश ट्रेंड है, ये पूछ रहे हैं आपसे, फॉर अ ब्रेकआउट कैंडल कंफर्मेशन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर फॉर डिलीवरी ट्रेडेड और इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी टू टोटल ट्रेड? इतना टेक्निकल तो मुझे आता नहीं है, सिंपल सी बात। तो मैं तो सिंपल सा मोमेंटम चेजर हूँ और मुझे ये स्टॉक में मोमेंटम लगता है। तो बने रहिए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन ये स्टॉक रिटर्न देके जा सकता है और देके जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस स्टॉक में सर 1000 रुपए से मूव आया है, 1000 रुपए के मूव 9000 रुपए 9900 में रुका, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, फिर वो 6700 से वापिस एक मूव आया 22000 का, 22000 से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, जो 17000 18000 19000 के बीच में हो रहा है, वापिस ये स्टॉक आएगा। इसका दो रीजन है, टेक्निकल मूव है, साथ में अगर इसका क्वार्टरली अपडेट देखोगे, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त रिजल्ट आता हुआ दिखा रहा है, टेक्नो फंडा जिसको हम बोलते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जबरदस्त रिजल्ट आते जा रहा है और ये स्टॉक बहुत अच्छा करते भी जा रहा है। तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव है स्टॉक पे। जब तक ये स्टॉक जो है 15,700 का लेवल नहीं तोड़ रहा, तो तब तक इस स्टॉक पे बुलिश रहना ही मेरे लिए बहुत सही रहेगा। जो अभी पैटर्न सजेस्ट कर रहा है 24 से 25,000 तक का मूव वापस 6-12 महीना में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, इन्होंने जो अपना सवाल पूछा था ना, और उसके बाद आपके लिए एक अच्छी चीज़ भी लिखी, कह रहे हैं कि सर लोकेश जी का जो पर्सपेक्टिव है, ये सुशील जी कह रहे हैं, लोकेश जी का जो पर्सपेक्टिव है मार्केट के ऊपर वो यूनिक है, यानी कि अलग है, अपना अलग ही व्यू है उनका। प्लीज़ इनवाइट हिम मोर ऑन योर शो। तो सर ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा हमारे चैनल पे मौजूदगी दिखाइए या फिर ज़्यादा प्रेजेंस दिखाइए। कुछ जवाब देंगे सर इनको? जी थैंक यू सर। वो तो आपके ऊपर है कितना बुलाते हैं आप हमें, बट ठीक है, टाइम भी कंस्टेंट रहता है। तो कोशिश जरूर करेंगे ज्यादा से ज्यादा आने की, और आप अगर बुलाते हैं तो जरूर आएंगे। थैंक यू। मैं इतना ही बोल खैर पाऊंगा, मैं मैं कोशिश लोकेश यही जी रहती है आपको आप लोगों के लिए सही चीज लेके आऊं और गलत बात ना करूं। पैसा ज़्यादा अगर बने ना तो कम से कम टूटे ना पैसा। ये कैपिटल प्रिजर्वेशन की जो बात है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा तो आप पैसा बाजार में लगा के पैसा अपना बना सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर करेक्ट। सकते हैं। अच्छा सुशील जी, आपको बता दूं इस बात पे कि 2 बार तो सर हमारे साथ जुड़ते ही हैं, मंगलवार को और गुरुवार को सुबह हमारे साथ ज़रूर जुड़ते हैं। ये कोशिश करेंगे कि और भी, क्योंकि हमारी एक कोशिश है, मैं सर एक नई चीज़ के ऊपर कामकाज कर रहा हूँ, हमारी टीम पूरी इस पर विचार विमर्श कर रही है कि अगर हम 2 लोगों को एक साथ हर रोज सुबह लेकर आए, एक टेक्निकल एक फंडामेंटल का अगर एक कॉम्बिनेशन रखा जाए, शायद वो काफ़ी बेटर हो सकता है। मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने सुझाव, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी बताइएगा सर, अगर आपको कैसा लगता है कि आपके साथ अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो एक फंडामेंटल गेस्ट भी साथ में रखना चाहूँगा, ताकि एक फंडामेंटल व्यू भी कई बार ऐसा होता है या लॉन्ग टर्म का व्यू होता है कि इन चीज़ों में कुछ एक पर्सपेक्टिव जुड़ जाता है। जैसा अभी पर्सपेक्टिव आपका सुशील जी को पसंद भी आया, तो वो एक जो नया पर्सपेक्टिव है ना, वैल्यू एडिशन है, एक नया एलिमेंट जोड़ने की कोशिश है, उस पर आपके सुझाव मैं सर आपसे भी बोलूँगा और हमारे दर्शक जो हैं उनसे भी बोलूँगा कि वो भी अगर अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करते ना तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, एक नितेश सारंगी जी का सवाल है, इस बीच रोहित जी कह रहे थे कि मेरा सवाल ले लीजिए। रोहित सर, मुझे आपका सवाल दिखा नहीं है, आप हमारे प्राइम मेंबर हैं, क्योंकि लिस्ट अपडेट होती है, तो मेरी कोशिश है कि कोई सवाल मिस ना हो जाए। अगर आपका सवाल दिखता है तो मैं ज़रूर लूँगा। इस बीच मेरे को प्राइमरी मार्केट की तरफ बढ़ना है, एक लिस्टिंग होनी है, उससे पहले ना सर ये नितेश सारंगी जी कह रहे हैं कि ट्रांस ट्रेल लाइटिंग में एंट्री ले सकते हैं क्या? अगर हाँ तो फिर एंट्री लेवल भी सजेस्ट कीजिए, ट्रांस ट्रेल लाइटिंग। तो इस स्टॉक को अवॉइड करें, नॉट ओनली टेक्निकल, फंडामेंटल भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगता इस कंपनी का। कुछ इश्यूज चल रहे हैं इंटरनल में, ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। मगर मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी तो अवॉइड करें।